हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में समझा था। मनी क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कंटिजेंसी को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। आज के सेशन में हमें इवोल्यूशन ऑफ मनी के नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। यानी जब बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था, जब दुनिया ने उसको रिप्लेस करने का सोचा, तो कौन सी क्रांति दुनिया में आ गई थी, यानी कौन सा रिवोल्यूशन जो है वो हमारे मनी के सिस्टम में आ गया था। यानी अगला कदम हमारा क्या है, वो क्या है? मेटेलिक मनी। और साथ ही आज की ही क्लास में हम लोग समझेंगे कि पेपर मनी क्या है, क्या इसकी खामियां हैं, क्या इसकी खूबियां हैं। इन सब चीजों पे आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप में से कोई एस्पिरेंट एसएससी टियर 1 की टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एसएससी टियर 1 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा अच्छे वाला मॉक टेस्ट लेके आया है। आप लोग चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मेटेलिक मनी क्या होता है? हिंदी वाले एस्पिरेंट्स इसको क्या कहेंगे? धातु की मुद्राएं। यानी जो मुद्राएं धातु की बनी होती हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, ये सारी जो करेंसीज हैं वो मेटेलिक करेंसीज कहलाती हैं, यानी धातु की मुद्राएं कहलाती हैं। देखिए, जो मेटेलिक करेंसी होती है, सबसे पहले आप खुद से लगा के देखिए। एक चीज आप खुद से लगा के देखिए। 1 मिनट देना मुझे बस, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिले। मान लीजिए आप लोग सड़क पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और सड़क पे कहीं जा रहे हैं तो आपको एक सिक्का मिलता है, वो गोल्ड का है। उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपीज, ठीक है। और एक सिक्का मिलता है, उसके ऊपर भी 10 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन वो स्टील का बना हुआ है, वो स्टील का बना हुआ है। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों में से कोई एक सिक्का चुन लीजिए। मतलब सड़क पे जाते जाते आपको सड़क पे दोनों ही सिक्के गिरे हुए मिले हैं, आपको दोनों में से कोई एक सिक्का चुनना है। आप पहले कौन सा चुनेंगे? आप ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है, आप गोल्ड का सिक्का चुनेंगे। उसकी वजह क्या है? आपने क्या कहा? मन में भी सोच रहे होगे, मैम ऑब्वियस है गोल्ड का चुनेंगे, दोनों ऑप्शन दोगे तो उठा तो हम दोनों ही लाएंगे, लेकिन पहले गोल्ड वाले पे हाथ मारेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता है कि बेशक इसके फेस पे 10 रुपया लिखा है, बेशक इसके ऊपर 10 रुपया लिखा है, लेकिन इसके अंदर 10 रुपए से बहुत ज्यादा की वैल्यू छिपी हुई है। अगर हम इसको लेके गोल्ड स्मिथ के पास यानी सुनार के पास अगर हम जाएंगे तो वो आपको 10 रुपए से बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। और आप इस सिक्के को लेके कहीं जाएंगे, आपने क्या किया? स्टील वाले सिक्के जिसके ऊपर 10 रुपया लिखा हुआ है, आप इस सिक्के को ऐसे क्रश कर दीजिए। क्रश करके आप इसको कबाड़ी की दुकान पे बेच के आओ, क्या आपको 10 रुपए मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यानी जो स्टील की आपको करेंसी दिख रही है, इसके ऊपर बेशक ही 10 रुपया लिखा है, इसकी फेस वैल्यू बेशक ही 10 रुपए है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 10 रुपए से बहुत कम की वैल्यू छुपी हुई है। लेकिन जो गोल्ड की करेंसी है, इसके फेस पे बेशक 10 रुपया लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू छिपी हुई है वो कैसी वैल्यू है? वो बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट वाली वैल्यू है, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके अंदर वैल्यू ज्यादा छिपी हुई है और फेस पे कम है। यहाँ फेस पे वैल्यू ज्यादा है, इसके अंदर वैल्यू कम छिपी हुई है। इस बात को याद रखना, अभी आने वाले सेशंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गोल्ड और स्टील की करेंसी हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू के दम पे, अच्छा पहले आप एक ये शब्द समझिए, आपको ये नया शब्द दिख रहा है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या मतलब होता है एक्सट्रिंसिक का? एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर वाला, है ना, बाहर वाला एनवायरमेंट। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। एक्सट्रिंसिक होती है आपकी फेस वैल्यू, यानी इसके फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है। अब इस करेंसी के फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। इस करेंसी का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। यानी मैं कह सकती हूं इन दोनों ही करेंसीज का जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है? 10 रुपए है। लेकिन इसके अंदर देखिए, इसके अंदर उसको जो वैल्यू है, मतलब जो इसके अंदर वैल्यू छिपी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। हिंदी वाले कहेंगे अंतर्निहित मूल्य, ठीक है, अंतर्निहित मूल्य, और इसको कहते हैं बाह्य मूल्य। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफी हाई है। गोल्ड वाली करेंसी में इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इसके अंदर जो वैल्यू छिपी है वो काफी हाई है, और यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफी लो है। तो मैं ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल सकती हूँ, ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं हम। कैसे? जैसे यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, यानी जो 10 रुपीज है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू।
और यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि जो इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जो इसके बाहर इसके फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू काफी हाई है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इसको बाह्य मूल्य कहेंगे, उसको अंतर्निहित मूल्य कहेंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट मुझे सुन रहा है तो उन लोगों के लिए मैं साथ साथ हिंदी में अनुवाद करती चलूंगी। तो यहां पे आपको ये दो कैटेगरीज करेंसीज की मिल गई है। अब इसी कैटेगरी के बिहाफ पे हम लोग कैसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको समझिए। देखिए यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेटेलिक मनी, ये आपको मेटल्स की मनी दिख रही है, स्टील, इसके अंदर भी कुछ मेटल्स मिली होती है, और ये गोल्ड, इसके अंदर भी कुछ मेटल है। अब दो तरीके से हम इन करेंसीज को क्लासिफाई कर देते हैं। एक तरीका है फुल बॉडीड करेंसी और एक को कहते हैं हम टोकन करेंसी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण मुद्रा और प्रतीकात्मक मुद्रा। फुल बॉडीड करेंसी इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी है? ये गोल्ड वाली करेंसी को मैं फुल बॉडीड करेंसी कह रही हूं। जैसे ही आपको गोल्ड शब्द समझ आया, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि गोल्ड की करेंसी के ऊपर बहुत कम वैल्यू है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू छिपी हुई है। यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है कि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जो इसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू है, वो तो केवल 10 रुपीज था जो हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू छिपी हुई है वो काफी हाई होती है, वो काफी हाई होती है। ठीक है, तो जिन करेंसीज की एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, उन करेंसीज को हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड। फुल बॉडीड का मतलब जिसकी बॉडी बिल्कुल भरी भरी हुई है ना। जैसे मैं मेरी बॉडी को कहूं फुल बॉडीड, बहुत सारा मांस, बहुत सारे मसल्स, मतलब एक मोटी लड़की हूं मैं, बहुत सारी मसल्स मेरे अंदर भरी हुई है, मैं बहुत ही फुल बॉडीड एक लड़की हूं। ठीक है, ऐसे करेंसीज के को जोड़ के देखिए जिसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, फुल बॉडीड, जिसकी बॉडी फुल है, यानी अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, मींस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफी हाई है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है या इक्वल भी है अगर दोनों, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? फुल बॉडीड करेंसी कहेंगे। टोकन करेंसी बिल्कुल इसके विपरीत, जैसे आप लोग इधर देखते हैं ये स्टील की करेंसी है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू काफी हाई है, ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपी का कॉइन है, ये ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपी, लेकिन अगर आप इसको क्रश करके और कबाड़ी की दुकान पे बेचने जाओगे तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 1 रुपया छोड़ो, इसका चवन्नी भी नहीं मिलेगा आपको। यानी कहने का भाव क्या है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाहर काफी हाई वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? टोकन करेंसी। अब मैं आपको अगर ऐसे पूछ लूं कि आज वाला जो अपना 2000 का नोट है, जो हम 2000 का नोट हम यूज करते हैं, जिसके लिए दुनिया मारा मारी कर रही है, जो 2000 का अपना नोट है, उसको आप कैसी करेंसी कहोगे? उसको आप फुल बॉडीड करेंसी कहोगे या टोकन करेंसी कहोगे? वेरी ऑब्वियस, इसको बनाने के लिए जो कागज लगा हुआ है उसमें 3 रुपए का खर्चा लग रहा है। कागज की कीमत जो उसके अंदर वैल्यू छुपी हुई है वो सिर्फ 3 रुपए की है, सिर्फ 3 रुपीज की है, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू है वो बहुत हाई लिखी हुई है, 2000 रुपीज। आपको सामान 2000 का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको काट फाट के ऐसे कहीं बेचने जा रहे हो तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी वो कैसी है? वो एक टोकन करेंसी है। ठीक है, इस चीज को हम कोरिलेट करेंगे पेपर करेंसी में जब हम पढ़ेंगे कि क्यों जो आज के समय में है टोकन करेंसी का प्रयोग किया जाता है और फुल बॉडीड करेंसीज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई कि फुल बॉडीड करेंसी क्या होती है और टोकन करेंसी क्या होती है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फुल बॉडीड मींस एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड टोकन करेंसी इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां स्टील की करेंसी आप याद रखेंगे, वहां गोल्ड की करेंसी आप याद रखेंगे, आपके याद रखने के लिए। ठीक है, तो होता क्या था राजा महाराजाओं के समय में, वो इकोनॉमी को चलाने के लिए ज्यादा करेंसीज यूज नहीं करते थे, बल्कि अपनी प्रेज में, अपनी प्रशस्ति में, मैं कहूंगी कि अपनी बड़ाई में इन करेंसीज को छापते थे। मतलब उनको ना ऐसे लगता था कि जो ये करेंसीज हैं वो हमारे लिए एक धरोहर का काम करेंगी, और जब हम भविष्य में, जब हम इन फ्यूचर, जब हम नहीं रहेंगे, जब हम मर जाएंगे, तो इन करेंसीज की वजह से हमको याद किया जाएगा। और जहां जहां पे भी ये करेंसीज मिलती थी, मतलब पता लगता था कि इस राजा का जो राज्य है, जो इस राजा का एम्पायर है,
उसका ट्रेड यहां तक चलता होगा। तो करेंसीज को इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे अब आज के दिन मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसके जो सील्स यूज होती थी, उस समय जो सील्स यूज होती थी, उन सील्स के जो प्रमाण है, जो उन सील्स की मतलब कुछ मैं कहूंगी कुछ परछाइयां हैं, कुछ अवशेष हैं, वो कहाँ मिले हैं? वो जाके कहीं मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं। यहां से पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। ऐसे ही राजा महाराजाओं के समय पे क्या होता था कि इस एम्पायर का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो कौन से देश तक चलता था, वो इस तरीके से इन मेटल की करेंसीज का यूज कर करके अपनी बड़ाई करवाने के लिए इनका यूज करते थे। लेकिन होता क्या था, लोग क्या करते थे, इसका स्टॉक कर लेते थे, इन करेंसीज का स्टॉक कर लेते थे, और स्टॉक करके उन करेंसीज को पिघला पिघला के गलत तरीके से उसका यूज होता था। ठीक है, तो राजा महाराजाओं ने क्या किया, इन करेंसीज को धीरे धीरे रिप्लेस करना स्टार्ट किया। और साथ ही में जैसे जैसे राजा का जो तिजोरी है वो खाली होने लग जाती है, जैसे जैसे राजा के पास जितना भी वेल्थ था वो कम होने लग जाता है, तो राजा क्या करता है, इन करेंसीज की शेप बदलने लगा था। इसको समझना, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मेटेलिक मनी में। जिस समय देखो अकबर का वक्त था, जहांगीर का वक्त था, बहुत बढ़िया साम्राज्य चल रहा था, बहुत बढ़िया, उनके पास पैसा वैसा धन दौलत बहुत सारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, औरंगजेब का समय आता है, औरंगजेब का समय आता है, औरंगजेब के समय तक भी बहुत सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद से ही मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ये लोग ऐसी करेंसीज की जगह कुछ इस तरीके से तिरछी विरछी सी करेंसीज बनाने लगे थे ताकि इनको कम मेटल का यूज करना पड़े। यानी ये क्या करने लगे थे, अपनी करेंसीज की शेप बदलने लगे थे ताकि मेटल का जो यूज है वो कम हो, मेटल का यूज जो है वो कम हो। धीरे धीरे लोगों का इन करेंसी से यकीन उठने लगा था कि राजा के पास इतना धन तो है नहीं, वेल्थ तो है नहीं, वो शायद अंदर मिलावट करता हो, कि ऊपर लिखा हुआ है 10 ग्राम लेकिन अंदर मिलने लगा था 5 ग्राम, क्योंकि राजा के पास धन जो है उसकी कमी होने लगी थी। जैसे जैसे उनका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लग गया था, मुगल एम्पायर जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था, उनके सिक्कों की जो शेप्स है वो बदलने लगी थी, और सिक्कों के अंदर वाली जो मेटल थी उसमें कमी आने लगी थी, उसमें मिलावट ज्यादा होने लगी थी, अडल्ट्रेशंस होने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों का धीरे धीरे इन करेंसीज पे विश्वास उठ चुका था। और दूसरी तरफ क्या हो गया था, दुनिया में पेपर का आगाज हो गया था, दुनिया में कागज का आविष्कार हो गया था, पेपर बन गया था चाइना के अंदर, और चाइना ने प्रिंटिंग भी शुरू कर दी थी। जॉन गुटनबर्ग चाइना में पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी। तो पेपर करेंसी आने की वजह से इस मेटेलिक कॉइन के, मेटेलिक करेंसी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगी, और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि हमको रिप्लेस ही कर दिया हमने मेटेलिक मनी को, और पेपर मनी को हम लोग यूज करने लगे। ठीक है, पेपर मनी किसको कहते हैं, जो मनी आज के दिन आप यूज कर रहे हो, नोट जिसको कहते हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, ये जितनी भी करेंसीज, 200 का, ये जितनी भी करेंसी आप यूज कर रहे हो कागज के फॉर्मेट में, उसको हम क्या कहते हैं, पेपर करेंसी कहते हैं। तो पेपर करेंसी से भी कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है जो हमें समझनी काफी जरूरी है। इसके लिए हम कौन सी टर्म्स को समझेंगे, सबसे पहले एक शब्द जो हमें समझना है, दैट इज फिएट मनी, फिएट मनी। और फिएट मनी के साथ ही हमको जो समझना है, दैट इज लीगल टेंडर, लीगल टेंडर। फिएट मनी क्या होता है और लीगल टेंडर क्या होता है, इन टर्म्स को हमें समझना है। देखो, फिएट मनी के लिए 2 कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली कंडीशन क्या, और दोनों कंडीशन ही होनी जरूरी है, दोनों में से एक भी अगर प्रूव हो रही है तो भी हम उस करेंसी को फिएट नहीं कहेंगे। फिएट में पहली करेंसी की मतलब पहली शर्त क्या है फिएट मनी के लिए, पहली शर्त ये है, या तो वो पेपर फॉर्म में होना चाहिए जो भी करेंसी है, या वो कॉइन फॉर्म में होना चाहिए, या वो वर्चुअल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में होना चाहिए, या कोई डिजिटल फॉर्म है तो उसमें भी वो चलेगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त, उसको या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया हो, या उसको आरबीआई ने ऑथोराइज किया है, यानी मैं कह सकती हूं कि सेंट्रल बैंक ने उसको ऑथोराइज किया हो। अगर किसी भी करेंसी के लिए ये 2 कंडीशंस साइमल्टेनियसली पूरी हो रही है, मतलब एक ही वक्त में पूरी हो रही है, तो हम उस करेंसी को फिएट करेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हैं, आपका 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। क्या 10 रुपए के नोट की
इनमें से कोई रूप है? आप कहोगे बिल्कुल मैम, ये पेपर के रूप में होता है, कागज होता है और कॉइन भी होता है 10 रुपए का, मतलब पेपर भी है और कॉइन भी है, मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई है। और दूसरा, क्या उसको आरबीआई ने लॉन्च किया है? बिल्कुल, आरबीआई ने उसको अप्रूव किया है कि भारत के अंदर 10 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट जो है वो चलेगा, यानी आरबीआई ने उसको अप्रूव भी किया है। तो हमारा जो 10 रुपए का नोट है वो फिएट मनी हो गया, वो फिएट करेंसी हो गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, अभी आपको नहीं पता कि बिटकॉइन होता क्या है, वो मैं समझाऊंगी आप लोगों को, पर आपने नाम जरूर सुना होगा बिटकॉइन का, जिसको क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे कहते हैं। तो जो बिटकॉइन है, आप इसको देखिए, क्या वो पेपर, कॉइन, वर्चुअल या डिजिटल रूप में है? बिल्कुल, वो वर्चुअल करेंसी है, एक वर्चुअल रूप में है, काल्पनिक रूप में है, ठीक है, वर्चुअल रूप में है। दूसरा, क्या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ने ऑथोराइज किया है? नो, उसको ना तो भारत सरकार ने ऑथोराइज किया है, ना ही उसको सेंट्रल बैंक ने ऑथोराइज किया है। तो भारत के लिए बिटकॉइन जो है वो कोई फिएट करेंसी नहीं है, कोई फिएट करेंसी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर कुछ करेंसीज फिएट होती हैं, कुछ करेंसी फिएट नहीं होती। जिस देश में, जिस भी देश में ये दो शर्तें पूरी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएसए की बात करूं, यूएसए का जो डॉलर है, यूएसए का जो डॉलर है, क्या वो डॉलर पेपर, कॉइन, वर्चुअल या डिजिटल रूप में है? बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में होता है। क्या उसको गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने, मतलब किसी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है? बिल्कुल, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने उसको लॉन्च किया है। इट मींस डॉलर भी एक फिएट मनी है। ऐसे ही युआन, येन, रेनमिनबी, रूबल, ये सब क्या है? ये फिएट मनी है। लेकिन भारत के अंदर क्या चीज यूज हो रही है? भारत की जो फिएट मनी है, भारत की फिएट करेंसी का नाम है करेंसी। ऐसे ही अमेरिका की फिएट करेंसी का नाम क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की फिएट करेंसी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रशिया की फिएट करेंसी का नाम क्या है? उनकी फिएट करेंसी का नाम है रूबल। जापान की फिएट करेंसी का नाम क्या है? येन। चाइना की फिएट करेंसी का नाम क्या है? युआन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे कि फिएट करेंसी के लिए हमको ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अब मैं अगर चेक के बारे में कह दूं, चेक, चेक, ठीक है, चेक, चेक के बारे में अभी भविष्य में चल के आपको समझ आएगा। अभी खुद के दिमाग में सोचिए कि चेक एक फिएट करेंसी है क्या? चेक को मैं फिएट मनी कह सकती हूँ? ठीक है, तो फिएट करेंसी क्या है हम लोगों ने समझ लिया। हम एक बार अपने स्लाइड्स में देख लेते हैं, हमारी स्लाइड क्या कह रही है। हमारी स्लाइड ने यही कहा है कि इसको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। कौन सी दो कंडीशंस है? इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिबल करेंसी नोट, वर्चुअल या डिजिटल या क्रिप्टो कॉइन। इनमें से किसी भी रूप में अगर करेंसी है तो उसको फिएट करेंसी का एक कंडीशन पूरा होना कहेंगे। दूसरा, अगर इसको किसी किंग के ऑर्डर ने, किसी क्वीन के ऑर्डर ने, किसी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने इसको इशू किया है तो उसको भी हम फिएट मनी कहेंगे। ठीक है, आप एक शब्द सुनते होंगे कोमेमोरेटिव मनी। कोमेमोरेटिव मनी ये क्या होता है? ये होता है किसी की याद में कोई सिक्का या कोई नोट चला देना। जैसे आप देखते होंगे भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो वाला एक नोट चलाया है। अटल बिहारी वाजपेयी वाली फोटो वाला एक नोट चलाया है। उस नोट पे 200 रुपए का नोट है वो, उस नोट पे अटल जी की फोटो है जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अब तुम इस बात को समझो, आप वो 200 रुपए का नोट लेके जिसपे अटल बिहारी जी की फोटो है, सॉरी अटल बिहारी जी की फोटो है, उससे तुम चिप्स खरीदने चले जाओ, आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो कहेंगे जी गांधी वाला नोट लेके आओ जिसके ऊपर आरबीआई की मोहर है, गांधी वाला नोट चाहिए हमें। तो कोई ऐसी करेंसी जिसके ऊपर किसी सुपरस्टार का फोटो लगा दिया है, जिसपे किसी दीनदयाल उपाध्याय का, अटल बिहारी वाजपेयी का, इनका अगर फोटो लगा दिया है तो क्या हम उनको फिएट मनी कहेंगे? देख लेते हैं ये दो शर्त पूरी होती है क्या। अब ये करेंसी है, कोमेमोरेटिव मनी है, जो किसी की याद में बनाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा 200 रुपए का नोट है जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो है। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल नोट। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट, ये नोट्स की फॉर्म में है। दूसरा, क्या इसको भारत सरकार, किंग, क्वीन या सेंट्रल बैंक ने इशू किया है? बिल्कुल, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इशू किया है। यानी ये कोमेमोरेटिव मनी भी एक फिएट मनी है, क्योंकि उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने इशू किया है, तो वो भी एक कोमेमोरेटिव मनी तो है। फिर वो चलता क्यों नहीं भारत में? फिर उसमें हमको सामान क्यों नहीं मिलता?
अब उसको देखते हैं कि जिन चीजों में हमें सामान मिलता है उन करेंसीज को क्या कहते हैं, उनको हम लीगल टेंडर कहते हैं। ये सारे, ये पैसा आपको दिखाई दे रहा है, 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, ये सब इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट लीगल टेंडर है। ये लीगल टेंडर क्या बला है, इसको और समझ लेते हैं। देखिए लीगल टेंडर जो है, लीगल टेंडर किसी भी करेंसी के लिए लीगल टेंडर होने के लिए क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी? पहली कंडीशन तो इट मस्ट बी फिएट, इट मस्ट बी फिएट। अगर कोई करेंसी फिएट नहीं है तो वो लीगल टेंडर होगा ही नहीं, पहले उसको फिएट बनना पड़ेगा। अब जैसे ही शब्द आया फिएट, आपको वही दो शर्तें याद आ जाएंगी कि पहले तो उसको किसी किंग ने, किसी क्वीन ने, किसी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया होना चाहिए। पहली तो ये शर्त याद आ जाएगी आपको। और दूसरा क्या था? या तो वो कॉइन की फॉर्म में होगा या वो नोट की फॉर्म में होगा। मैं या शब्द यूज कर रही हूं, आई एम यूजिंग और, ठीक है। कॉइन की फॉर्म में होगा और नोट की फॉर्म में होगा और वर्चुअल फॉर्म में होगा और क्रिप्टो फॉर्म में होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ठीक है जी, मतलब लीगल टेंडर होने के लिए पहले तो फिएट मनी होना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी शर्त क्या होगी? इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, मतलब कोई मना नहीं कर सकता। अब आपने मेरा कोर्स परचेज किया, ठीक है, आपने हमारी परचम क्लासेस का कोर्स परचेज किया और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग हमें मान लीजिए 500 के 2 नोट्स दे रहे हो। हम मना नहीं कर सकते कि हम नहीं लेते, हम मना नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया के अंदर एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर है, इसका मतलब इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। सभी लोग जिस मुद्रा को, जिस मनी को एक्सेप्ट कर लेंगे उसको ही लीगल टेंडर कहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात को समझना, जो हमने अटल जी वाला नोट की बात की थी जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो थी, जिसको मैं मनुस्मृति चिन्ह या मैं कहूंगी कोमेमोरेटिव कॉइन, कोमेमोरेटिव कॉइन, क्या ये फिएट था? यस, इट वाज फिएट, ये फिएट था, बिल्कुल। क्यों फिएट था? क्योंकि नोट की फॉर्म में था और सेंट्रल बैंक ने इसको इशू किया था। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सबके द्वारा, सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें सामान नहीं मिल रहा आपको, इट मींस वो लीगल टेंडर नहीं है। फिएट तो है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। समझते हैं हमारी स्लाइड क्या कहती है और क्लैरिटी के लिए। इट कांट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी सिटीजन के द्वारा ये रिफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, उसको हम लीगल टेंडर कहेंगे, ठीक है। दूसरा, इन इंडिया के अंदर कौन कौन से बैंक नोट्स लीगल टेंडर कहलाते हैं? कोई भी वो बैंक नोट जिसको आरबीआई इशू कर रहा है, जैसे 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ठीक है। ये सारी जो फोटोज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब लीगल टेंडर है, ये सब के सब लीगल टेंडर है, ठीक है। चेक जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, चेक लीगल टेंडर नहीं है। व्हाई? अब मैं आपको चेक दूं, आपने मुझसे 1000 रुपीज लेने थे और मैं कहूं कि बच्चों आप ना मुझसे चेक ले लो, मैं चेक दे देती हूँ आपको, आप उसको मना कर सकते हो और मैं आप पे क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि चेक जो है वो एक लीगल टेंडर नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल, इट मे बी रिफ्यूज्ड बाय सम सिटीजन्स, इसको रिफ्यूज किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा, तो इसलिए चेक जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन मैं आपको 500 के 2 नोट दे रही हूं और बिल्कुल असली वाले नोट दे रही हूं, तो आप मना नहीं कर सकते कि मैम हम तो नहीं लेते, हाँ ये क्या तरीका हुआ, हमें तो कुछ और पैसा चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये, हमें तो डॉलर चाहिए, तो आप ऐसा मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हैं तो मैं आप पे केस कर सकती हूँ, मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ, आपके ऊपर केस कर सकती हूँ, मैं आप पे क्लेम कर सकती हूँ। बात समझ रहे हो? लीगल टेंडर उस करेंसी को कहते हैं जो किसी के भी द्वारा रिफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे अब बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स होते हैं, चेक्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको हर एक टर्म जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। अभी आपके दिमाग में इन शब्दों पे आपको जोर नहीं डालना है कि मैम ये क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है।
आप बस इनका एक एसेंस समझिए। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे, हर एक टर्म आपको समझाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ये सब चीजें लीगल टेंडर नहीं है। हाँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आरबीआई ने इशू किया है, ये सब चीजें लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर होने के लिए पहले हर एक करेंसी को फिएट होना पड़ेगा। फिएट के साथ इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल और इट कांट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन। ये इसकी कंडीशन है जिसको लीगल टेंडर कहते हैं। अब लीगल टेंडर जो नहीं होता, जैसे ये 1000 रुपए का नोट, आज के दिन मैं आपसे कोई सामान खरीद के और आपको ये वाला 1000 का नोट दे दूं, आप लोगे? आप कहोगे नहीं मैम हम नहीं लेंगे, ये पुराने वाला है, ये तो चलता ही नहीं है। ये चलता नहीं है टर्म ही नॉट लीगल टेंडर होता है। हम कहते हैं ना ये तो चलता ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? पुराने वाला 500 का नोट वो तो चलता ही नहीं है। आप क्या कहोगे? मैम देना है तो नए वाला दो, पुराने वाला हम नहीं लेंगे, ये तो चलता ही नहीं है। मीन्स इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। समझ रहे हो? डीमोनेटाइजेशन यही तो होता है। कुछ करेंसी से उसका लीगल टेंडर होने का हक छीन लिया सरकार ने। मतलब आरबीआई ने, या मैं कहूं भारत सरकार ने क्या घोषणा की, क्या अनाउंसमेंट किया? ये अनाउंस किया कि जो भी करेंसीज है, मतलब 500 और 1000 वाली जो ओल्ड सीरीज वाली नोट है, वो आज से यानी 8 नवंबर 2016 से 8 नवंबर 2016 से वो लीगल टेंडर नहीं रहे। लीगल टेंडर नहीं रहे मतलब आप अपनी सेटलमेंट के दौरान, आप किसी सामान के दौरान, आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के दौरान उन वाले नोट्स का यूज नहीं कर सकते। वो अब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। देख लेते हैं। इट कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन। इट कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ड्यूरिंग सेटलमेंट। इनको मना किया जा सकता है। इंडिया के अंदर एक टर्म यूज होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। इस लिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब है, समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको ना एक रिसेंट का केस बताती हूँ, ये हरियाणा का ही केस है, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया तो जो वाइफ है उन्होंने अपनी एलिमनी मांगी अपने हस्बैंड से, और वो समथिंग 75,000 रुपीज समथिंग कुछ बन रहा था एलिमनी, ठीक है। 75,000 रुपीज वो एक महीने का कुछ बन रहा था। उसके हस्बैंड ने क्या किया, वो 75,000 रुपीज एक एक रुपए के सिक्के एक बोरी में भरे, एक कट्टे में भरे, कट्टे समझते होगे तुम, एक बोरी में भरे, एक बैग में भरे, और वो जो बैग है वो अपनी बीवी के वहां पे बीवी के वकील को पहुंचा दिए। अपनी वाइफ के जो उनके वकील थे उनको पहुंचा दिए। वकील ने उस बैग को खोले बिना सीधा कोर्ट में चला गया। बोले ये क्या तरीका है, अब मैं इसको गिनने बैठूं कि ये 75,000 है या नहीं है। इतना वेस्टेज ऑफ टाइम आप लोगों को लग रहा है, मेरा इतना वेला टाइम लग रहा है आपको, मैं इसको गिनने बैठूंगा। तो जज ने भी क्या कहा कि ये गलत है, आप एक एक रुपए के सिक्के जो है ये 75,000 सिक्के आप नहीं दे सकते हो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, जो उसका हस्बैंड था, उसने क्या कहा कि सर ये लीगल टेंडर है इंडिया में, तो आप कैसे मना कर सकते हैं। जज ने क्या कहा कि जनाब लीगल टेंडर तो है लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिमिटेड लीगल टेंडर, इसको समझते हैं। भारत के अंदर कुछ पाबंदियां लगी हुई है, भारत में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि आप एक रुपए के सिक्के में अगर सेटलमेंट करना चाहते हो तो इतने रुपए की ही सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे भारत के अंदर क्या है, अगर हमें कैश में सेटलमेंट करनी है तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख का ही सेटलमेंट कर सकते हैं। कैश में करना है, अगर नकदी में करना है तो उसके अलावा फिर हमें चेक वेक यूज करना पड़ेगा, डीडी यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके हैं, यानी कुछ बैंक के माध्यम से करना पड़ेगा। अगर आप कैश में कुछ ट्रांजेक्ट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकते हो। अदरवाइज आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, आपको नेफ्ट करना पड़ेगा, आपको आईएमपीएस करना पड़ेगा, आपको गूगल पे वगैरह इन सब चीजों का माध्यम का यूज करना पड़ेगा, यानी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा। आप कैश में 2 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। क्या 2 लाख रुपए हमारे यहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन लिमिटेशन है, लिमिटेड है। भाई आप 1 रुपए के अगर सिक्कों में, 1 रुपए के सिक्कों में अगर आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो तो कितने रुपए की कर सकते हो? मैक्सिमम 1000 रुपीज की, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे आप लोगों को 2000 रुपए देने हैं और 2000 रुपए में अगर मैं यूं करने लग जाऊं, अगर मैं 2000 रुपए के आप लोगों को एक एक रुपए के सिक्के दे दूं,
आप मना कर सकते हो, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, मुझे आप लोगों को 500 रुपीज देने हैं और 500 रुपीज में मैं अगर आप लोगों को एक एक रुपए के सिक्के दे दूं, एक एक रुपए के सिक्के दे दूं 500 रुपीज में, तो आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी क्या लिमिट क्या लगी हुई है कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार कि 1000 रुपए तक की सेटलमेंट में आप 1 रुपया यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 10 रुपए तक की सेटलमेंट में आप 50 पैसा यूज कर सकते हो, यानी अठन्नी जिसको कहते हैं वो यूज कर सकते हो। और 50 पैसे के नीचे के जो पैसे हैं 2011 के बाद वो इलीगल हो गए हैं। इलीगल का मतलब क्या है, वो लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। आप किसी को 25 पैसे दे रहे हो, चवन्नी दे रहे हो, वो मना कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, इसके अंदर सेटलमेंट नहीं करूंगा, मैं रिफ्यूज करता हूं आपकी 25 पैसे में सेटलमेंट को, और आप उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, आप उस पर केस नहीं कर सकते, बिकॉज बिलो 50 पैसा कॉइन ये अब लीगल टेंडर नहीं रहा है। 10 पैसा 25 पैसा ये सब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। आप अपनी मम्मी से बात करते होंगे, अपनी दादी से बात करते होंगे, वो बताते होंगे हमारे समय में ना इक्की चलता था, दुग्गी चलता था, तिग्गी चलता था, मतलब ये सब क्या है, 4 आना, ये सब चीजें पहले होती थी, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे हैं 2011 के बाद से। समझ गए कि लीगल टेंडर क्या होता है और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, कि आपके ऊपर एक लिमिटेशन लग जाती है कि इतनी पेमेंट के बाद, इतनी लिमिट के बाद आप इसको रिफ्यूज कर सकते हो। लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर की परिभाषा क्या कह रही थी कि हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या कह रहा है कि इतने लिमिट के बाद आप मना कर सकते हो, उससे पहले आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है वो हमने समझा। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अमाउंट कितना ही सेटलमेंट में करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आरबीआई एक्ट 1934 के बाद जो सेक्शन 26 है वो क्या कहता है कि जितने भी बैंक नोट हैं, जितने भी बैंक नोट हैं, बैंक नोट मतलब जिसको आरबीआई ने इशू किया है, जितने भी बैंक नोट हैं वो भारत में लीगल टेंडर कहलाएंगे। दे कैन बी यूज फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट, वो कर्ज का कितना भी रुपया देने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, लीगल कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, लीगली आप उसको मना नहीं कर सकते हो। जो भी करेंसीज आरबीआई ने इशू की है आप उसको मना नहीं कर सकते हो। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद बिकॉज डिमोनेटाइजेशन क्यों आया था, डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को इसीलिए आया था ताकि ब्लैक मनी के ऊपर पाबंदी लग सके, ब्लैक मनी को हम रोक सके। अब ब्लैक मनी यानी कैश का ट्रांजेक्शन रोकना था। ब्लैक मनी किसको कहते हैं, कोई भी वो मनी जो सरकार की नजरों से दूर है, जिसके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता है, आप लोगों ने उस पर टैक्स नहीं दिया है और गवर्नमेंट को उसके बारे में नहीं पता है। जैसे आप लोगों ने बेड के नीचे छुपा दिया, आप लोगों ने तकिए में दबा के रख दिया, आप लोगों ने अलमीरा में दबा के रखा हुआ है, दैट इज ब्लैक मनी, क्योंकि गवर्नमेंट को उसके बारे में नहीं पता है और आप लोगों ने उस पर टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, तो उस पैसे को खत्म करने के लिए ही तो नोटबंदी हुआ था, उस पैसे को खत्म करने के लिए ही तो डिमोनेटाइजेशन आया था। तो डिमोनेटाइजेशन के साथ ही एक और स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो क्या स्टेप लिया था कि फाइनेंस एक्ट 2017 से हमने क्या कहा कि 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है, 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है अगर आपको करना है तो या तो आप चेक के माध्यम से कीजिए, या आप डीडी के माध्यम से कीजिए, या आप नेफ्ट के माध्यम से कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर दंड लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर 2 लाख से कम का अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो लीगल टेंडर क्या है, नॉन लीगल टेंडर क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, वो सब चीजें हमने पढ़ा। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स इसको क्या कहेंगे, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। देखिए डीमोनेटाइजेशन पहली बार नहीं हुआ है, एक तो इस बात को याद रखना। हम बड़े हुए हैं कब, 8 नवंबर 2016 को, इतने तो थे कि हम समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो उससे पहले भी ये काम हो चुका है 1946-78 में। ठीक है, कुछ करेंसीज जो है यहाँ पे भी बैन हुई थी। अभी कब हुई, 8 नवंबर 2016 में। 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर की परिभाषा से, लीगल टेंडर की डेफिनेशन से हटा दिया, तो उनको हमने डिमोनेटाइजेशन कह दिया। डेफिनेशन क्या है इसकी, डिमोनेटाइजेशन इज द होलसेल विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन से, जो मार्केट में पैसा घूम रहा है, सर्कुलेशन से उन करेंसीज को बाहर कर देना। ठीक है, और बल्क में आपने वो सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है 1-2 नोट आपने बाहर निकाला है, बल्क में आपने वो सारा पैसा विड्रॉ कर लिया सर्कुलेशन से, उसको हम
डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट जो है वो डीमोनेटाइज किए थे नरेंद्र मोदी ने। 1946 में जब भारत बस आजाद होने ही वाला था, 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, और उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कुछ करेंसीज को बैन किया था। ठीक है, तो ये क्या होता है डीमोनेटाइजेशन, वो हमने देखा। अब एक नया काम हुआ ईरान में, क्योंकि हम करंट को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, कुछ अलग से पढ़ने की, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो जो करंट रिसेंट में चीजें हो रही है वो साथ साथ करते चलेंगे। ये क्या होता है, रीडिनोमिनेशन किसको कहते हैं, रीडिनोमिनेशन किसको कहते हैं, समझिए। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐसा पहले भी बहुत देशों में हो चुका है। अभी रिसेंटली कहाँ हुआ, अभी रिसेंटली ईरान में हुआ। ईरान की जो करेंसी थी वो थी रियाल। ईरान की करेंसी क्या थी, रियाल। ईरान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया, इसका मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। मैं ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रही हूँ। भाई मान लीजिए आपको एक ब्रेड का पैकेट अगर लेने जाना है, ब्रेड का पैकेट अगर आपको परचेज करने जाना है तो आप लोगों को 10,000 रुपए, 10,000 रियाल का प्रयोग करना पड़ेगा, 10,000 रियाल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप इतने सारे रियाल सूटकेस में भरेंगे, वो लेके जाएंगे और फिर आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि 10,000 रियाल बराबर एक टोमान, क्या कहा उन्होंने, एक नई डिनोमिनेशन जारी कर दी, 10,000 रियाल बराबर एक टोमान। मतलब अगर आपकी इच्छा है, आपका मन करता है तो आप 10,000 रियाल ले आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत होगी, आपको वो उठाने में दिक्कत होगी, आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, आपको वो रखने में, संभालने में दिक्कत होगी। आप इससे अच्छा क्या करें, आप एक टोमान ले आए। एक टोमान की वैल्यू हम 10,000 रियाल के बराबर कर रहे हैं। उन्होंने रियाल को बैन नहीं किया है, उन्होंने रियाल को बैन नहीं किया है, जस्ट आप लोगों की एक फैसिलिटी के लिए, आप लोगों के ईज के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आपको कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा ना देनी पड़े, आपको संभालने में, रखने में, उठाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने क्या कहा कि 10,000 रियाल बराबर एक टोमान, यानी आपने अपनी करेंसी का डिनोमिनेशन बदल दिया। डिनोमिनेशन क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि भारत के अंदर करेंसीज का डिनोमिनेशन क्या है, हम कहेंगे करेंसी को किस में बोलते हैं, हम किस में बोलते हैं करेंसी को, रूपी में। क्या कहते हैं कि मेरे अकाउंट का डिनोमिनेशन क्या है, मेरे अकाउंट का डिनोमिनेशन है 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपी। जो लोग गोल्ड के अकाउंट खुलवाते हैं, अपनी ज्वेलरी रखने के लिए जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं, वो लोग अपने अकाउंट्स का डिनोमिनेशन किस में बताते हैं कि हमारे अकाउंट में 10 ग्राम सोना है, वो ग्राम्स में अपने अकाउंट का डिनोमिनेशन बता रहे हैं। डिनोमिनेशन मीन्स यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं, कि मेरे फ्रिज में 5 लीटर्स मिल्क है, दैट इज डिनोमिनेशन, लीटर यूज कर लिया हम लोगों ने। मेरी अलमीरा में 5 मीटर कपड़ा है, मीटर अगेन एक डिनोमिनेशन हो गया। ऐसा ही रीडिनोमिनेशन क्या होता है, अपनी करेंसी को एक और नाम दे देना। तो इन्होंने क्या किया, 10,000 रियाल को एक टोमान के बराबर कर दिया। या आप 10,000 रियाल लेके आए या आप एक टोमान लेके आए, आपको बराबर ही सामान मिलेगा। इस कदम को, इस स्टेप को, इस इनिशिएटिव को क्या कहते हैं, रीडिनोमिनेशन। आपने किसी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन नहीं किया है, आपने उसको सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया है। आप चाहे तो रियाल दे दें, आप चाहे तो टोमान दे दें, इट इज अप टू यू। ये टोटली आपके डिसीजन पे वेरी करता है। ठीक है, इसको समझिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग जीरोज फ्रॉम द करेंसीज फेस। हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये सारी जीरोज को रिमूव कर दिया। ठीक है, और 10,000 रियाल को, ये बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, इसको एक टोमान नाम दे दिया। यानी ये कैसा स्टेप होता है, जीरोज को रिमूव करने वाला स्टेप होता है टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। बहुत अधिक महंगाई के दौरान, बहुत हाई इन्फ्लेशन के दौरान आपकी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्टेप उठाया जाता है। ईरान के अंदर 2020 में ये कदम उठाया है कि ईरान की जो रियाल है उसको टोमान में हमने बदल दिया है। ये था जो आपका रियाल दिखता था, नाउ दिस इज टोमान, आपका ये वाला करेंसी का रूप दे दिया है।
ठीक है, करेंसी ये भी बैन नहीं हुई है, ये भी चलेगी और वो भी चलेगी। आपका मन करे आप 10,000 रियाल ले आए, आपका मन करे आप एक टोमान ले आए, बात एक ही है। ठीक है, तो रीडिनोमिनेशन क्या है वो हमने समझा। अब हम देखते हैं क्या इस रीडिनोमिनेशन से इन्फ्लेशन पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, इन्फ्लेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपने करेंसी को कम ज्यादा नहीं किया है मार्केट में, करेंसी की वैल्यू उतनी ही है। पहले भी 10,000 रियाल अगर मार्केट में घूम रहे थे, आज भी 10,000 रियाल ही मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन उसका बस डिनोमिनेशन बदल दिया है, उसका रूप बदल दिया है। ठीक है, इट डज नॉट फिक्स इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इन रियलिटी बिकॉज ये सप्लाई ऑफ गुड्स को इंक्रीज नहीं कर रहा है। अच्छा, इस छोटी सी बात को समझिए, हालांकि हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन का, बस आप अभी एक छोटी सी बात को यहां पे समझ लेंगे कि इन्फ्लेशन होता कैसे है। इन्फ्लेशन होता कैसे है, इन्फ्लेशन कैसे होता है समझेंगे। किसी भी चीज का प्राइस कब बढ़ता है? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई होना, मुद्रास्फीति होना, महंगाई होना, किसी भी चीज के प्राइस बढ़ जाना। जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग परचम क्लास, सब लोगों को परचम क्लास चाहिए। परचम विल इंक्रीज देयर प्राइस, परचम अपने प्राइस बढ़ा देगा। सबको ही चाहिए कि हम लोगों को भी यही वाला सूट चाहिए, हम लोगों को भी यही शूज चाहिए, सबको रिबॉक के शूज। सब लोग कह रहे हैं बाटा बेकार है, हमको तो रिबॉक के ही चाहिए, रिबॉक प्राइस बढ़ा देगा। किसी भी चीज की डिमांड अगर बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, उस केस में इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर आप डिमांड को सप्लाई से मैच कर दोगे, जितनी डिमांड है अगर आप उतनी ही सप्लाई दे दोगे, तो वो इन्फ्लेशन रुक जाएगा, वो प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेंटेन हो जाएंगे, कम तो क्या मेंटेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो रीडिनोमिनेशन है उससे इन्फ्लेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इससे सप्लाई ऑफ गुड्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। आपकी जो परचेजिंग पावर है सब कुछ सेम रहता है, जितना पैसा मार्केट में घूमना था उतना ही घूम रहा है, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आपने नाम अलग दे दिया है उसको, जिससे बस आपको एक फैसिलिटी मिल गई, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए कि कहाँ 10,000 रियाल लेके घूमोगे तुम, इससे अच्छा तो तुम लोग एक टोमान ले आओ, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए, ताकि आप लोगों को एक ईज मिल जाए ट्रांजैक्शन में। इसके लिए ये रीडिनोमिनेशन किया जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर इन इंडिया? इंडिया में कौन एक लीगल टेंडर है? डॉलर क्या इंडिया में लीगल टेंडर है? नो, ये यूएसए में लीगल टेंडर है। बिटकॉइन क्या इंडिया में लीगल टेंडर है? नो, ये कहां पे है? ये एल सैल्वाडोर में। एल सैल्वाडोर ये दुनिया का, वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशन है। एल सैल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला नेशन है, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, वहां पे जैसे अपने यहाँ पे दूध, दवा, दारू, चिप्स, कुरकुरे सब कुछ रुपये में मिलता है, वहां पे बिटकॉइन में मिलता है। चेक तो लीगल टेंडर है ही नहीं, है ना, चेक तो फिएट ही नहीं है, चेक तो फिएट करेंसी ही नहीं है। तो लीगल टेंडर के लिए पहले चेक होना जरूरी है। ठीक है, पहले चेक का लीगल टेंडर होने के लिए चेक का फिएट होना जरूरी है, और चेक फिएट नहीं है तो ये एक लीगल टेंडर भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रूपी फिएट भी है और इसको सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, तो रूपी क्या है? इंडिया में एक लीगल टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। मैंने रूपी के बारे में एक स्टेटमेंट ढूंढने को कहा है। सबसे पहला, इट इज फिएट मनी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज फिएट बट नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। इट इज फिएट बट नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, गलत बात है, लीगल टेंडर भी है ये इंडिया में। इट इज लीगल बट नॉट फिएट इन इंडिया, ये भी गलत बात है, फिएट भी है ये, लीगल टेंडर भी है। इट इज फिएट एज वेल एज लीगल टेंडर इन इंडिया, दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहले भी सही थी बट मोस्ट एप्रोप्रिएट इज डी, सो इट्स आंसर विल बी डी। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट क्या होता है। फिर 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब मैं आप लोगों को बैंकिंग करवाऊंगी तो इसको डिटेल में बताऊंगी कि 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो साइन करते हैं। आप देख लीजिए, 2 रुपये से लेके 2000 रुपये के नोट पर साइन
साइन कौन करता है? साइन करेंगे आरबीआई गवर्नर। कौन करेंगे? आरबीआई गवर्नर। 1 रुपये के नोट पे साइन कौन करेंगे? 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर कौन करेंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे। अभी टीवी सोमनाथन जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो सिग्नेचर करेंगे। अच्छा जी, कॉइन्स पे सिग्नेचर कौन करेगा? कॉइन्स पे साइन कोई नहीं करता है, कॉइन्स पे साइन नहीं होता है, कोई साइन नहीं करेगा कॉइन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 रुपी नोट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो हम लोगों का जो पेपर मनी वाला कंसेप्ट है और जो हमारा मेटेलिक मनी वाला कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। एक और बात मैं एडिशनल आप लोगों को बताना चाहूंगी इसी के अंदर ही, जो हमारा लीगल करेंसी होता है ना, जो हमारा फिएट मनी होता है, फिएट करेंसी जो होता है, याद करो फिएट करेंसी के लिए 2 शर्त, एक तो वो पेपर की फॉर्म में, कॉइन की फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा या तो उसको किंग ने, क्वीन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सेंट्रल बैंक ने ऑथराइज किया होना चाहिए। जो फिएट करेंसी होता है, वो जो फिएट करेंसी है वो जो होता है ना, वो टोकन करेंसी होता है, वो टोकन करेंसी होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर ये फुल बॉडीड करेंसी बना देते, फुल बॉडीड करेंसी बना देते, अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि फुल बॉडीड करेंसी क्या है, टोकन कॉइन करेंसी क्या है, टोकन करेंसी क्या है। अगर नहीं पता तो वीडियो को जल्दी से रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए कि मैम ने क्या बताया था फुल बॉडीड और टोकन। जो हमारी फिएट करेंसी होती है वो टोकन करेंसी होती है, इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू हाई होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू लो होती है। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर ऐसा ना करते तो क्या होता, अगर ऐसा ना करते तो क्या होता, लोग इसका स्टॉक करके अपने घरों में डिपॉजिट करने लग जाते और उसको दूसरे रूप में यूज करके बेचने लग जाते। आज के दिन इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग ये भी है कि आप करेंसीज को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, आप करेंसी को जला नहीं सकते, आप करेंसी को पिघला नहीं सकते। ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको सजा मिलेगी इस पे, ये पेनल्टी लगेगी आप लोगों पे, ये क्राइम माना जाता है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि जब सोने के चांदी के सिक्के चलते थे, जो आपका पुराने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला सिक्का नहीं होता, जो बहुत मोटे वाला ऐसे बड़ा बड़ा सिक्का होता था, जब मैं स्कूल जाती थी मुझे तो मिलता था वो वाला सिक्का, आज के दिन उसको भी बैन किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर सिल्वर यानी चांदी जो है वो बहुत ज्यादा होती थी और लोग ना उसको अलग तरीके से यूज करने लगे थे, उसको पिघला के उसमें से मेटल निकालने लगे थे, तो वो गलत चीज है। आरबीआई ने आप लोगों को सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए पैसा दिया है, ना कि पिघलाने के लिए। ठीक है, तो जो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि जो फिएट करेंसी है वो टोकन करेंसी रखो, इसके अंदर वैल्यू कम रखो और इसके बाहर वैल्यू ज्यादा रखो, ताकि लोग इसको पिघलाना, फाड़ना, सड़ाना, कुछ ऐसा काम करे ही ना। तो इस बात को भी याद रखोगे, जो आज के दिन फिएट करेंसी यूज हो रहा है वो एक टोकन करेंसी है, वो टोकन कॉइन है, फुल बॉडीड नहीं है। ठीक है, तो ये बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी, आप लोगों को समझाना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको इतना टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम समझा है, हम लोगों ने मेटेलिक मनी समझा है, हम लोगों ने फुल बॉडीड एंड टोकन करेंसी समझा है, फिर हम लोग पेपर करेंसी पे आए। पेपर करेंसी में हमने देखा फिएट मनी क्या होता है, हमने देखा लीगल और नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, हमने देखा कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, देन हमने समझा कि रीडिनोमिनेशन किसको कहते हैं और रीडिनोमिनेशन का इन्फ्लेशन पे इफेक्ट क्या है। इतनी चीजें हम लोगों ने जानी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे। आई होप आप लोगों को समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।